बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरो लैंड की तलाश। मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। इमरान सीरीज़। छठा बाब। आग का दायरा। घर वाले सख्त मुतहैयर थे क्योंकि उन्होंने रहमान साहब को ऐसे आलिम में कभी नहीं देखा था। अम्मा भी से बेहद नरम लहजे में गुफ्तगू करते हुए उन्हें उनके कमरे की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन बहरहाल इतनी हिम्मत अभी किसी में नहीं थी कि उनके कमरे के करीब ठहरकर उनकी गुफ्तगू सुनने की कोशिश करता। खुद अम्मा भी शायद उनके इस रवैये पर मुतहैयर थीं और बार बार उन्हें गौर से देख रही थीं। आखिर ये किस अफसाने की तमहीद है? मैं दरअसल आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, उन्होंने बिलाखिर कहा। सुना भी चुकी है, जल्दी से, वो उलझ कर बोली। इमरान जिंदा है, सर सुल्तान ने अचानक कहा। अब कोई और चक्कर लगाइएगा क्या? वो बोली। रहमान साहब के चेहरे पर करख्तगी के आसार पैदा होकर फिर ज़ाहिर हो गए और वो संभल कर बोले, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो अभी आपसे मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? अम्मा भी बोली। इसकी किश्ती गर्क नहीं हुई थी, बल्कि वो बाज गैर मुल्की जासूसों की गिरफ्त में आ गया था। उन्हीं लोगों ने उन्हें पकड़ लेने के बाद किश्ती गर्क कर दी थी, लेकिन अब वो उनके पंजे से निकल आया है, रहमान साहब ने कहा। तो मुझसे मिलने में क्या दुश्वारी है? अम्मा भी बोली। फिलहाल खुद को जाहिर नहीं करना चाहता क्योंकि इससे बाज बैनुल-अक़वामी पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी, रहमान साहब ने कहा। मुझे अल्लाह सब्र दे चुका है, आप मुझे ख्वाह-मख्वाह बहलाने की कोशिश ना कीजिए। लेकिन डेलिया का क्या किस्सा था? अम्मा भी ने पूछा। वो भी एक गैर मुल्की जासूसा थी, इमरान ही की तलाश में इस घर तक आ गई। फिर उसे दूसरे मुल्क के जासूसों ने घेरा और वो फरार हो गई। इमरान मुल्क का मुजरिम तो नहीं है? अम्मा भी ने उन्हें गौर से देखते हुए पूछा। सवाल ही पैदा नहीं होता। आप मुझसे क्या ये तवक्का रखती हैं कि मैं ऐसी किसी सूरत में ये लहजा इख्तियार करता? रहमान साहब ने कहा। इसकी क्या पोजीशन है? अम्मावी ने पूछा। शायद मुझसे भी ज्यादा अहमियत रखता है, रहमान साहब का लहजा फखरिया था। मैं मुतमईन हूँ, अगर वो किसी मसलहत की बिना पर अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता, अम्मावी ने कहा। अब दूसरी अहम बात यह है कि इसे आप अपनी ही ज़ात तक महदूद रखेंगी। सुरैया से भी इसका जिक्र ना आने पाए, क्योंकि बस इसे हुकूमत ही का राज समझ लें, रहमान साहब ने कहा। तो फिर मुझे क्यों बताया? अम्मा बी ने पूछा। इसलिए कि आप उसकी अम्मा हैं। मुझे भी शायद इतना लगाव उससे ना हो जितना आपको हो सकता है, रहमान साहब बोले। अम्मा बी की आंखें छिलक आईं और वो दूसरी तरफ मुंह फेर कर आंसू पीने की कोशिश करने लगी। बस मोहतात रहिएगा, कहते हुए उनके कमरे से निकल आए। उनका रुख लाइब्रेरी की तरफ था। लाइब्रेरी में पहुंचते ही फिर उनके चेहरे पर गहरी तशवीश के आसार नजर आने लगे। बड़ा टेढ़ा मसला था, आखिर कभी तो इमरान को जाहिर होना ही पड़ेगा। दफतन फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से सर सुल्तान ने उन्हें मुखातिब किया था। क्या खबर है? रहमान साहब ने पूछा। एक जरूरी बात, तुम हर एक से उसके बारे में लाइल्मी ही जाहिर करोगे, सर सुल्तान ने कहा। मैं समझा नहीं, सर रहमान साहब ने पूछा। हो सकता है उमूर दाखिला का सेक्रेटरी तुमसे पूछगछ करे, सर सुल्तान ने कहा। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन अगर डेलिया के बारे में कुछ पूछा जाए तो, रहमान साहब ने कहा। बस वही कुछ बताओगे जो हुआ है। तुम उसे घर लाए थे, वो जिद करके उसके फ्लैट में गई थी और वहां से गायब हो गई, सर सुल्तान बोले। क्या ये बात बहुत तूल पकड़ गई है? रहमान साहब ने पूछा। टॉप सीक्रेट, सर सुल्तान बोले। अच्छा अच्छा, रहमान साहब ने कहा और दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता होने की आवाज़ सुनकर रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। दूसरी तरफ सुलेमान और गुलरुख अपना बोरिया बिस्तर संभाले हुए कोठी में दाखिल हुए और सब ने उन्हें घेर लिया। अलबत्ता अम्मा भी अलग ही अलग रही। ये दोनों फ्लैट को मुकफल करके यहीं रह पड़ने की नीयत से आए थे। लड़कियों ने गुलरुख से डेलिया के बारे में पूछना शुरू कर दिया। बस जी, वो तीनों अंग्रेज जबरदस्ती फ्लैट में घुस आए और मेम साहब को उठा ले जाने की कोशिश की। गुलरुख सांस लेने को रुकी ही थी कि सुरैया उसका हाथ पकड़कर एक कमरे में खींच कर ले गई और दरवाजा बंद करती हुई बोली, ख्वाह-मख्वाह बकवास करने की जरूरत नहीं है। तू हर एक को वो नहीं बताती फिरेगी जो वहां हुआ था। क्यों? गुलरुख बोली। धुआं और बेहोशी के अलावा और कोई बात नहीं बताएगी, सुरैया ने कहा। जी, वो बिजली सी चमकी थी, गुलरुख बोली। कुछ नहीं, बस तूने एक धमाका सुना था, धुआं फैला था और तू बेहोश हो गई थी। तुझे नहीं मालूम हुआ कि फिर क्या हुआ था, सुरैया बोली। जी, बहुत अच्छा, लेकिन आप तो सुन लीजिए, गुलरुख ने कहा। मेरे चले आने के बाद उससे क्या बातें हुई थी, सुरैया ने पूछा। मैं सिर्फ मैट्रिक पास हूँ और मेरी अंग्रेजी हमेशा चौपट रही है। आधी बात पल्ले पड़ती थी और आधी नहीं पड़ती थी, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि वो साहब का नाम लेती थी और रोने लगती थी।
सुबह को तुम दोनों खुद से जागे थे या उसने जगाया था? सुरैया ने पूछा। जी, बड़ी गहरी नींद आई थी और सुबह को मेम साहब ने ही जगाया था। पिछली बार शायद एक औरत ने पूरा फ्लैट उलट पुलट कर दिया था ना? सुरैया बोली। उसे तो शायद साहब ही लाए थे और फिर वो खुद ही गायब हो गई थी और साहब उसे ढूंढते फिरे थे। क्या ये वाली सचमुच साहब की बीवी थी? गुलरुख बोली। पता नहीं, सुरैया ने कहा और कमरे से बाहर आ गई। उधर सुलेमान को रहमान साहब ने तलब कर लिया था और उससे पूछगछ कर रहे थे। फिर उन्होंने उसे जो हिदायत दी उनके मुताबिक उसे अखबार वालों से बचना था और उन तीनों के मुतालिक अब किसी को कुछ नहीं बताना था। फिर वो सुलेमान को दफा करके बैठने भी नहीं पाए थे कि उनके एक मातहत की फोन कॉल आई। आपने स्टार का ज़मीमा मुलाहिजा फरमाया? जनाब, वो पूछ रहा था। नहीं तो, क्या कोई खास मौजू है? रहमान साहब ने सवाल किया। बहुत ही खास। रहबान चौकी के करीब वाली झील का किस्सा है। बिल्कुल नया इंकशाफ हुआ है। फौज ने झील वाली चट्टानों के गिर्द हिसार कायम किया था। एक पार्टी चट्टानों पर उतरी और जब उनके दरमियान पहुंची तो एक चिकने पत्थर पर एक वार्निंग कुनंदा नजर आई, जिसके मुताबिक अगर जीरो लैंड वालों के मुतालिबात पूरे ना किए गए तो किसी एक स्टेट की पूरी आबादी मियाओ मियाओ करती नजर आएगी और इस अजीम हस्ती की तौहीन का बदला जरूर लिया जाएगा, जिसे तीन हकीर अफराद ने एक फ्लैट में घेरने की कोशिश की थी। और कुछ? रहमान साहब ने तवील सांस लेकर बोले। और फिर बाकी तो हाशिया आराइयां हैं, वो बोला। खैर, मैं ज़मीमा देखूंगा। ये बहुत अच्छा हुआ कि ये मामला आईएसआई ने अपने जिम्मे ले लिया है। रहमान साहब बोले। जी हाँ, बेहतर ही हुआ है। मुझे ताज़ा तरीन हालात से बाखबर रखना। रहमान साहब बोले। बहुत बेहतर जनाब। रहमान साहब ने क्रेडल रिसीवर क्रेडल पर रखा ही था कि फ़ोन की घंटी फिर बजी। इस बार सर सुल्तान ने भी वही सवाल किया जो उनका मातहत ज़रा देर पहले कर चुका था। नहीं, मैंने ज़मीमा नहीं देखा, रहमान साहब ने कहा, लेकिन मुझे उसकी इत्तला मिल चुकी है। क्या ख्याल है? सर सुल्तान ने पूछा। हालात से फ़ायदा उठाने ही का नाम जहानत है, रहमान साहब ने कहा। अजीब सी मुस्कुराहट उनके लबों पर खेल रही थी। हालात नहीं, बल्कि मवाक़े कहो, सर सुल्तान की आवाज़ आई। लेकिन कब तक? कोई ना कोई सूरत जरूर निकलेगी, सर सुल्तान बोले। इस नए मोड़ पर नज़र रखना, रहमान साहब ने कहा। मैं मुतमईन हूँ, सर सुल्तान ने कहा। कल से ऑफिस जाऊंगा। कोई बात हो तो वहीं कॉल करना, रहमान साहब ने कहा और दूसरी तरफ से राब्ता मुनक़ता होने की आवाज़ सुनकर रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। इमरान ने फ़ोन पर किसी के नंबर डायल किए और जब वो माउथ पीस में बोला तो सफदर मुतहैयर रह गया, क्योंकि आवाज़ इमरान की नहीं थी। बिल्कुल ऐसा मालूम होता था जैसे ऊंचे तबके की कोई औरत अंग्रेज़ बोल रही हो। वो कह रहा था, अपने चीफ हार्पर को रिसीवर दो, अपनी शनाख्त मैं इस पर जाहिर करूंगी, जल्दी करो। फिर किसी कदर ठहर कर बोला, हेलो हार्पर। गालिबन तुम समझ गए होगे। ओहो, अभी नहीं समझे? अच्छा तो सुनो, तुम अव्वल दर्जे के अहमक हो, ख्वाह अपने आदमी ज़ाया कर रहे हो। वो मेरा टारगेट है, तुम लोगों के हाथों से नहीं लगने दूंगी। ओह अच्छा, इतना बड़ा दावा ना करो हार्पर। तंजीम की कुवत नहीं है मेरी, और सिर्फ मेरी कुवत है। तुम T3B को क्या समझते हो? मैं कहती हूँ अपनी फोर्स समेत यहाँ से वापस चले जाओ, वरना तुम में से कोई भी जहनी तौर पर सेहतमंद नहीं रहेगा। पूरी फोर्स म्याऊं म्याऊं करती फिरेगी। ये मेरी आखिरी वार्निंग है। चंद घंटे के अंदर अंदर यहाँ से चले जाओ। मुझे उसकी तलाश क्यों है, तुम्हें सिर्फ बताऊंगी। वो बाउलदे सौफ का मामा हल कर लेने में कामयाब हो गया है और मैं उसे पसंद नहीं करती, लिहाजा उसे हर हाल में मर जाना चाहिए। इमरान रिसीवर क्रेडल पर रखकर सफदर की तरफ मुड़ा और उसे आंख मारकर कहने लगा। आंखें बंद करके ये आवाज़ सुनता तो मैं खुद भी बिल्लियों की सी आवाज़ें निकालने पर मजबूर हो जाता, सफदर ने कहा। नहीं, शायरी करने लगते, इमरान बोला। ये हार्पर कौन है? उन्हीं लोगों का चीफ जिनमें से कुछ बिल्लियां बनाए जा चुके हैं और उन तीनों में से एक था जिन्होंने डेलिया को पकड़ने की कोशिश की थी, इमरान बोला। क्या डेलिया सचमुच T3B ही थी? सफदर ने पूछा। वही थी, और मुझे अफसोस है कि मैं उसे उस वक्त देख सका जब वो सुरैया के साथ मेरे फ्लैट पहुंची थी। मैंने सोचा कि अब उसे फ्लैट की तलाशी भी लेने दूं, और मेरा ख्याल है कि हार्पर शुरू में ही उसे मुखालिफ कैंप की एजेंट समझता रहा था, लेकिन आखिर उसने उसे पहचाना क्यों कर, जबकि आप कहते हैं कि उसकी शनाख्त नामुमकिन है। इसी पर तो मुझे भी हैरत है, इमरान बोला। खैर, अब क्या प्रोग्राम है? सफदर ने कहा। मरीख का तिलिस्म तोड़ दूंगा, इमरान ने कहा। हमें इससे क्या तो तकलीफ है? थ्रेसिया हमें तो ब्लैकमेल नहीं कर रही, सफदर ने पूछा। हाँ, इस सिलसिले में ये नुकता गौर तलब है, इमरान बोला। दूसरे कैंप के बारे में क्या सोचा है? उसके एजेंट भी तो आपकी तलाश में हैं, सफदर ने कहा। लेकिन इनका अंदाज जारहाना नहीं है, इमरान बोला। अगर किसी मरहले पर हो गया तो? सफदर ने पूछा।
उनसे भी इसी तरह निपटूंगा जैसे दूसरे से निपट रहा हूँ। इमरान बोला। जूलिया को डेलिया की वजह से बड़ी तशवीश हो गई थी, सफदर ने कहा। इमरान कुछ ना बोला और फोन पर किसी के नंबर डायल करने लगा। इस बार भी वो T3B ही की सत्कारी कर रहा था। कौन है? रोमानोफ से मिलाओ। ये मैं उसी को बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। इमरान के मुंह से आवाज निकली। वो खामोश होकर गालिबन रोमानोफ का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद बोला, हेलो। तुम्हें यहाँ मेरी मौजूदगी का इल्म हो गया होगा। ओहो, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ? हैरत अंगेज। हालांकि शायद 3 बार हम मिल चुके हैं। इस हवाले पर शायद पहचान सको। ठीक है, तुम्हें मुत्तला कर रही हूँ कि इमरान मेरा शिकार है। ख्वाह अपनी एनर्जी ज़ाया ना करो। मैं नहीं चाहती कि तुम में से किसी का भी वही हशर हो जो हार्पर के साथियों का हो रहा है। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दिस विद आईना। दो धाई चला रहे हैं? सफदर हंसकर बोला। कभी कभी ऐसा भी होता है, इमरान बोला। लेकिन इमरान साहब, आखिर कब तक? एक पार्टी को आपने ये भी बता दिया है कि आप बाउल्दे सौफ का मामला हल कर चुके हैं, सफदर ने कहा। और अब वो पार्टी मेरे सिलसिले में अपनी सरगर्मियां और तेज कर देगी, इमरान बोला। गोया आप दीदा दानिस्ता उनसे उलझ रहे हैं, सफदर ने पूछा। बहुत दिनों बाद हाथ पैर खोलने का मौका मिला है, इमरान मुस्कुराकर बोला। लेकिन ये खतरनाक भी तो है, जिस तरह उन्होंने सर सुल्तान को अगवा किया था। अगर इसी तरह रहमान साहब को भी, सफदर ने कहना चाहा। इसका इम्कान है, इमरान बोला। तो फिर इस बारे में क्या सोचा है, सफदर बोला। देखा जाएगा। मैं पहले से कुछ नहीं सोचता, बदलते हुए हालात के तहत राह अमल तयन करता हूँ। क्या वाकई आपने बाउल्दे सौफ का मामला हल कर लिया है? करीब करीब, इमरान बोला। तो फिर अब आप क्या करेंगे, सफदर ने पूछा। अभी तक कोई फैसला नहीं कर सका, लेकिन मैं मुल्क के लिए अपनी मालूमात का सौदा जरूर करना चाहूंगा, इमरान बोला। यानी एटॉमिक रीप्रोसेसिंग प्लांट, सफदर ने कहा। इमरान कुछ ना बोला। वो किसी गहरी सोच में पड़ गया था। इतने में फोन की घंटी बजी और इमरान ने सफदर को अटेंड करने का इशारा किया। वो रिसीवर कान से लगाए कुछ सुनता रहा, फिर उसे इमरान की तरफ बढ़ा दिया। दूसरी तरफ से कोई औरत कह रही थी, हेलो हेलो, माइटी फीमेल कॉलिंग, दी क्रैकमैन, हेलो हेलो ब्यूटीफुल। इमरान ने धीरे निशाए। क्या तुम समझते हो कि मुझसे छुप सकोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, वरना इस इंस्ट्रूमेंट की घंटी कैसे बजती? लेकिन ये बहुत बुरा है कि तुम इतनी बाखबर रहती हो, इमरान बोला। तुम मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो? अपना पीछा छुड़ाने के लिए। पहले तुमने मुझे इस्तेमाल किया, अब मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रहा हूँ, इमरान बोला। बुरा इसलिए नहीं मान सकती कि इससे मेरे कॉज को फायदा पहुंचा है, आवाज आई। ऐसा है कि तुम अपने इदारे की पब्लिसिटी का काम मुझे सौंप दो, माकूल नावजे पर यह खिदमत अंजाम दे सकता हूँ, इमरान बोला। यहाँ बैठकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, बाहर निकलो। मसलन कहाँ जाऊं? इमरान ने पूछा। पहले पूरी बात सुन लो, वो बोली। फोन पर? इमरान ने कहा। नहीं, इसके लिए दूसरा जरिया इख्तियार किया जा सकता है, वो बोली। वो भी जल्दी से बता दो, इमरान ने कहा। माली के क्वार्टर के उकुब वाली झाड़ी में जरिया मौजूद है, उठा लो। दूसरी तरफ से औरत की आवाज आई और फिर राब्ता मुनक़ता हो गया। इमरान ने रिसीवर क्रेडल पर रखकर तवील सांस ली और सफदर की तरफ मुड़कर बोला, मालिक के क्वार्टर के उकुब वाली झाड़ियों में जो कुछ भी मिले उठा लो। क्या मतलब? वो क्या बकवास कर रही थी? कौन थी? मैं तो रिसीवर आपको इसलिए दिया था कि आप भी महसूस हो सकें, सफदर बोला। ताकतवर औरत दीवाने मर्द को पुकार रही थी, इमरान ने कहा। हाँ, गालिबन इसी तरह कॉल हो रही थी। थ्रेसिया थी। जाओ जल्दी से उठा लो जो कुछ भी वहां मिले, इमरान बोला। सफदर उसे बगौर देखता हुआ कमरे से निकल गया। इमरान अभी राना पहले से ही में मुकीम था। थोड़ी देर बाद सफदर वापस आ गया। उसके हाथ में एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था। उसने वही इमरान की जानिब बढ़ाते हुए कहा, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। गुड, इमरान उसे हाथ में लेता हुआ बोला और उलट पुलट कर देखने लगा। क्या किस्सा है? सफदर ने पूछा। फिलहाल तन्हाई चाहता हूँ, इमरान बोला। ओह अच्छा, सफदर ने कहा और कमरे से निकलता चला गया। इमरान थोड़ी देर तक यूं ही बेहस और हरकत बैठा रहा, फिर टेप रिकॉर्डर का स्विच ऑन कर दिया। पहले हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, फिर थ्रेसिया की आवाज कमरे में गूंजने लगी। वो कह रही थी, गालिबन तुमने अंदाजा लगा लिया होगा कि तुम फिलहाल यहाँ नहीं ठहर सकते। तुम्हारी हुकूमत दुश्वारी में पड़ सकती है। तो फिर क्या ये मुनासिब ना होगा कि तुम कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाओ? कुछ दिनों के बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा। और मुझे अब यकीन आ गया है कि बाउल सॉफ के नेगेटिव तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे घर वाले बेहद अच्छे लोग हैं। मैं उनसे माजरत ख्वाह हूँ। खसूसियत से तुम्हारी माँ मुझे बहुत पसंद आई और तुम्हारे बाप का रवैया भी मेरे साथ बुरा नहीं था। हालांकि वो बेहद सगीर आदमी हैं, घर वालों पर शहनशाहों की सी हुक्मरानी करते हैं। बहरहाल तुम्हारे लिए बाज़ाब्ता तौर पर बाहर चले जाना कुछ मुश्किल ना होगा।
जाली पासपोर्ट भी तैयार कर सकते हो। किसी भी मेकअप में तुम ये काम कर सकते हो। तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। इसमें देर ना होनी चाहिए। दोनों ही कैंप तुम्हारे लिए बहुत बेचैन हैं। टेप में इससे ज़्यादा कुछ और नहीं था। इमरान इसका स्विच ऑफ करके बड़बड़ाया। मशवरे का शुक्रिया मोहतरमा। मैंने पहले ही से इंतजाम कर रखा है। इतना घामड़ नहीं हूँ जितना तुम समझती हो। हार्पर बेहद शफाक आदमी था। उसके तहत काम करने वाले उससे खौफ रहते थे। वो और उसके मातहत मुल्क में सयाहों की हैसियत से दाखिल हुए थे। लेकिन फिर थ्रेसिया से मुठभेड़ वाले वाक़े के बाद उसे अपने दो मातहत समेत खुल जाना पड़ा और उसने सरकारी तौर पर यहाँ अपनी मौजूदगी का जवाब ये कहकर पेश किया कि वो थ्रेसिया का ताकुब करते हुए मुल्क में दाखिल हुए थे। हालांकि ये बिल्कुल गलत था। उनके फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि डेलिया मोरान थ्रेसिया ही है। पहले तो उसने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। खासा वक्त गुजर जाने के बाद ख्याल आया था कि कहीं वो मुखालिफ कैंप की कोई एजेंट ना हो। इसका खदशा तो इस पर शुरू ही से मुसल्लत रहा था कि कहीं इमरान मुखालिफ कैंप के हत्थे न चढ़ जाए। और ये भी ख्याल भी उस वक्त आया था जब डेरिया रहमान साहब की कोठी से इमरान के फ्लैट में मुंतकिल हो गई थी। मौका गनीमत जानकर अपने दोनों मातहतों समेत इमरान के फ्लैट में घुस पड़ा। वो भी महज मुखालिफ कैंप की किसी एजेंट के लिए नहीं, बल्कि खुद इमरान के लिए। फ्लैट में डेलिया की मुंतकिली की बिना पर ख्याल आया था कि कहीं इमरान फ्लैट ही में ना छुपा बैठा हो और वो वहां उससे किसी किस्म का सौदा करने के लिए मुंतकिल ना हुई हो। इसलिए वो इतनी बेजिगरी से फ्लैट में जा घुसे थे। थ्रेसिया वाली दास्तान तो होश में आने के बाद घड़ी थी ताकि इस तरह अपनी गैर कानूनी मदाखलत के लिए जवाब पैदा कर सके। बहरहाल इस वक्त तक वो उसे मुखालिफ कैंप ही का कोई एजेंट समझता था जब तक इमरान की कॉल नहीं आई थी। वही कॉल जो इमरान ने आवाज बदलकर थ्रेसिया की तरफ से की थी। और अब वो दोनों हाथों से सर थामे बैठा सोच रहा था कि बसा औकात झूठ भी हैरतअंगेज तौर पर सच हो जाता है। इसके दोनों मातहत टॉम और टोनी उसे खामोशी से देख रहे थे। फिर टॉम ने पूछा, कैसी कॉल थी चीफ? तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो। नहीं, मैं खुद को अहमक महसूस कर रहा हूँ। हार्पर किसी कटखने कुत्ते की तरह गुर्राया। कोई खास बात? टोनी बोला। वो थ्रेसिया ही थी, हार्पर ने कहा। कौन? उसने पूछा। वही औरत जो हमें इमरान के फ्लैट में जुल दे गई, हार्पर ने कहा। कैसे मालूम हुआ? ये उसी की कॉल थी। थ्रेसिया की? दोनों बैकवक बोले। हाँ, उसी की कॉल थी। और उसे भी इमरान की तलाश है, क्योंकि उसकी दानिश में इमरान ने बाउल सौफ का मामला हल कर लिया है। लेकिन वो उसे पसंद नहीं करती, हार्पर ने कहा। ये तो अनहोनी हुई है चीफ, टॉम बोला। लेकिन तस्दीक हो गई है कि इमरान यहाँ मौजूद है, वरना थ्रेसिया को उसकी तलाश यहाँ क्यों होती? और हमारे साथी थ्रेसिया ही की हरकत पर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, हार्पर ने बताया। तो फिर अब क्या सोचा है चीफ? बकवास बंद करो, हार्पर धारा। अभी अभी तो मुझे मालूम हुआ है कि वो थ्रेसिया ही थी। इतनी जल्दी क्या सोच लूंगा? हार्पर बोला। माफी चाहता हूँ चीफ, टॉम गड़बड़ाकर बोला। और टोनी खुश होंठों पर जबान फेर कर रह गया। हार्पर का मूड खराब हो गया था। उसके दोनों मातहत अच्छी तरह जानते थे कि अगर वो उसके सामने मौजूद रहे तो किसी न किसी पर नजला गिरता रहेगा। उसकी पिछली कोताहियां भी हार्पर को याद आती रहेंगी और वो उन्हें बुरा भला कहता रहेगा। थ्रेसिया के इस तरह निकल जाने की सारी जिम्मेदारी उसने उन्हीं दोनों पर डाल दी थी। टोनी ने डरते डरते कहा, चीफ, हम जरा सफारत खाने तक जाना चाहते हैं। नहीं जा सकते, हार्पर मेज पर हाथ मारकर बोला। टोनी तवील सांस लेकर रह गया, लेकिन उसकी आंखों में यह सवाल साफ पढ़ा जा सकता था कि क्यों नहीं जा सकते। टॉम भी इस्तफहामिया अंदाज में हार्पर की तरफ देखने लगा। अब तुम जहां भी जाओगे सादा लिबास वाले तुम्हारा ताकुब करेंगे, हार्पर ने उन्हें घूरते हुए कहा। इस वाक़े के बाद मुझे अपनी शनाख्त ज़ाहिर कर देनी पड़ी थी। अगर थ्रेसिया का नाम ना लेता तो हर तरह दुश्वारी में पड़ता। अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि हम फौरी तौर पर यहाँ से चले जाएं, वरना सफारत खाना दुश्वारी में पड़ेगा। लेकिन ये जो इतने लोग ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, टोनी ने पूछा। ये कतई नहीं बता सकते कि उन पर क्या गुजरी थी और कौन इसका जिम्मेदार है। जीरो लैंड की तरफ से ये जाहिर किया जा रहा है कि ये इसका कारनामा है, हार्पर ने कहा। तो फिर वाकई यहाँ रुकना वक्त ही ज़ाय करने के मुतरादिफ होगा, टोनी बोला। अपने कमरों में जाओ और मुझे सोचने दो, हार्पर चिल्लाकर बोला। दोनों उड़ गए। हार्पर के कमरे से निकलकर वो सिटिंग रूम में आए और इस तरह एक दूसरे को देखने लगे जैसे जो कुछ भी उनके जहनों में हो उसे खुद ना कहना चाहते हों, बल्कि दूसरे से सुनना चाहते हों। आखिर टोनी बोला, मेरा ख्याल है अब सिर्फ हम ही तीन जहनी तौर पर सेहतमंद रह गए हैं। टॉम कुछ ना बोला, खामोशी से टोनी की तरफ देखता रहा। हार्पर को मैंने पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा, टोनी ने कदरे तवक्कुफ से कहा।
मेरा भी यही ख्याल है, टॉम बोला। और अब उसे हेडक्वार्टर के किसी पैगाम का इंतजार है। हालांकि पहले कभी उसने अपने किसी ऑपरेशन में हेडक्वार्टर की मदाखलत पसंद नहीं की। मेरा ख्याल है उसे थ्रेसिया की दखलंदाजी से परेशानी हुई है, टोनी बोला। उन चट्टानों में पाई जाने वाली तहरीरी धमकी के बाद ही से वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद नजर आने लगा है। और फिर थ्रेसिया ने बराह रास्त उसे फोन पर मुखातिब करके भी कुछ कहा था, लेकिन शायद उसे हमें पूरी बात नहीं बताई, टोनी बोला। आखिर थ्रेसिया इस मामले में क्यों दखलंदाजी कर रही है, टॉम ने कहा। यही तो समझ में नहीं आता। कहीं इमरान डबल एजेंट ना हो, टॉम बोला। क्या मतलब, टोनी ने कहा। अपने मुल्क के अलावा जीरोलैंड के लिए भी काम ना करता हो, टॉम ने कहा। इसका इम्कान है, क्योंकि हम पहले भी कई एजेंटों से दो चार हो चुके हैं। अगर ये बात है तो थ्रेसिया का रवैया गैर फितरी नहीं है। मगर सबसे अजीब बात दूसरी है, क्या हमारा चीफ सच में थ्रेसिया के लिए उस फ्लैट में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुआ था, टोनी ने कहा। नहीं, वो तो होश में आने के बाद बात बनाई गई थी, लेकिन वो हकीकतन थ्रेसिया निकली। यही तो समझ में नहीं आता। इस मामले में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। मैं नहीं समझा, तुम क्या कहना चाहते हो? भला थ्रेसिया को इस पसमानदा मुल्क में क्या दिलचस्पी हो सकती है? जीरोलैंड के ज्यादातर यूनिट पसमानदा ममालिक ही में कायम किए गए हैं। इस मसले पर उस वक्त तक कोई बहस नहीं हो सकती जब तक कि मालूम ना हो जाए कि हम इस शख्स यानी इमरान को क्यों घेर रहे हैं। ये तो मुझे भी मालूम नहीं। क्या हम भी उसे बाउल सौफी के सिलसिले में घेर रहे हैं, टोनी ने पूछा। मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता। असल बात हार्पर को ही मालूम होगी। ओह, जहन्नम में जाए। मैं इस इमारत में बंद होकर नहीं बैठ सकता। हुक्म की तामील तो करनी पड़ेगी। हाँ, शायद। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हुक्म ना मानने वालों को वो किसी न किसी तरह डबल एजेंट साबित करके ही जेल में भिजवा देता है, टॉम ने कहा। क्या इसलिए सब उससे मुतनफ़र नहीं है, टोनी ने पूछा। इसके बावजूद भी उन्हें उसी की मातहती में रहना पड़ता है। दफातन कदमों की चाप सुनाई दी और वो खामोश हो गए। और फिर हार्पर कमरे में दाखिल हुआ। दोनों उठ गए। तैयारी करो, उसने कहा। किस बात की, टॉम ने पूछा। 3 बजे वाली फ्लाइट से हमारी रवानगी है, हार्पर ने कहा। ओह, टॉम ने घड़ी पर नजर डालते हुए कहा। तो फिर जल्दी करनी चाहिए। लेकिन उनका क्या होगा जो अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठे हैं? अपने काम से काम रखो, हार्पर उसे घूरता हुआ गुर्राया। गैरजोरी बकवास मत करो। वो कमरे से चला गया। टोनी बुरा सा मुंह बनाकर बोला, इस बेहुदा आदमी से हमें कब निजात मिलेगी? छोड़ो भी, टॉम हंसकर बोला। चलने की तैयारी करो। वो अपने अपने कमरों में चले गए। हार्पर अपने कमरे में सामान पैक कर रहा था। उसकी आंखों से फिक्रमंदी मुतरश्शे हो रही थी। अचानक फोन की घंटी बजी और उसने मुस्तरिबाना अंदाज में रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज आई। मैं हार्पर बोल रहा हूँ, उसने माउथ पीस में कहा। मैं थ्रेसिया हूँ। ओह, शायद तुम्हारी आवाज बदल गई है, हार्पर ने कहा। क्या मतलब? कुछ देर पहले भी तो तुमने मुझसे गुफ्तगू की थी, लेकिन आवाज ये नहीं थी। ओह हाँ, शायद। तुम इसकी फिक्र ना करो। मैं सोडंग से बोल रही हूँ। अब क्या कहना चाहती हो? हमारा मुतालबा पूरा होने की क्या सूरत होगी? बजट का 10वां हिस्सा, हार्पर तवील सांस लेकर बोला। हाँ, इससे कम पर बात नहीं हो सकती। लेकिन मुझे इसमें क्या दखल, हार्पर बोला। मैं अपनी हुकूमत की मशीनरी का एक बहुत छोटा सा पुर्जा हूँ। किसी बड़े से इस मसले पर बात करो। और हाँ, मेरे आदमियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हार्पर ने कहा। किन आदमियों की बात कर रहे हो? थ्रेसिया बोली। जो अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। जो बात हो चुकी है इसके बारे में गुफ्तगू नहीं की जा सकती। ये क्यों नहीं सोचते कि तुम खुद क्यों बच गए हो? थ्रेसिया ने कहा। मुझे इसी पर हैरत है, हार्पर ने कहा। तुम इसलिए बच गए हो कि अब मेरे लिए काम करोगे, थ्रेसिया ने कहा। "म- मैं समझा नहीं, हार्पर बोला। डबल एजेंट की हैसियत से। अगर मैं ना करना चाहूँ तो, हार्पर ने पूछा। तुम्हारा भी वही असर होगा जो तुम्हारे दूसरे आदमियों का हुआ है। मुझे क्या करना पड़ेगा तुम्हारे लिए, हार्पर ने पूछा। ये बाद में बताया जाएगा, और यकीन करो कि तुम खसारे में भी नहीं रहोगे, थ्रेसिया बोली। ओहो, तो क्या माली मुनाफत की भी सूरत है? हार्पर की आंखों में मक्काराना चमक लहराई। यकीनन, हम मुफ्त काम नहीं लेते, थ्रेसिया बोली। अच्छी बात है। तो मुझे बताओ कि क्या करना होगा और उसका मुआवजा कितना होगा, हार्पर बोला। तुम सौदाकारी की पोजीशन में नहीं हो, हार्पर। क्या मतलब? पूरी तरह मेरे काबू में हो। अगर मैं तुम्हें कोई मुआवजा ना भी दूं, तब भी तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा, थ्रेसिया बोली। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा ये ख्याल दुरुस्त हो। कौन सा ख्याल, थ्रेसिया बोली। यही कि मैं तुम्हारे काबू में हूँ। मैं देखूंगा कि तुम किस तरह से मेरा जहनी तवाज़ुन बिगाड़ने में कामयाब होती हो।
हार्पर बोला, इसके बगैर भी मैं तुम्हें कुत्तों की तरह भौंकने पर मजबूर कर सकती हूँ। क्या तुम पेरिस की वो रात भूल गए? 13 अप्रैल 1975 की रात याद करो, जब तुमने कैफे रॉयल में बस प्लीज फोन पर नहीं। हार्पर हाँफने लगा। अच्छा, अब कुत्ते की तरह भौंक कर सुनाओ। मैं तुम्हें इस पर मजबूर ना करती, लेकिन लाफ गजाफ मुझे पसंद नहीं है। तुमने कुछ देर पहले कहा था कि तुम देखोगे कि मैं किस तरह तुम्हारा जहनी तवाजुन बिगाड़ने में कामयाब होती हूँ। इसके जवाब में मैंने कहा था कि इसके बगैर भी मैं तुम्हें कुत्ते की तरह भौंकने पर मजबूर कर सकती हूँ। सब भौंक कर सुनाओ, वरना गर्क हो जाओगे। मैं घड़ी देख रही हूँ, तुम्हें पूरे 1 मिनट तक भौंकते रहना है। मैं देखो, बच्चों की सी बातें ना करो, हार्पर हाँफता हुआ बोला। कहो तो तुम्हारी और वाशलोफ की गुफ्तगू का टेप भी फोन पर ही सुनवा दूं? थ्रेसिया ने कहा। इस हवाले पर उसने सचमुच भुगतना शुरू कर दिया। ठीक उसी वक्त टॉम और टोनी भी तैयार होकर उसके कमरे की तरफ आए और दरवाजे पर दस्तक देने ही वाले थे कि अंदर से भौंकने की आवाज आई। दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा और दरवाजे से कान लगा दिए। भौंकने की आवाज अब भी आ रही थी, और ऐसा भी क्या कि वो अपने चीफ की आवाज ही ना पहचान सकते। दोनों भड़क कर भागे और सीधे सदर दरवाजे की तरफ दौड़ते चले गए। इसके बाद वो कंपाउंड में रुके ही ना थे। टोनी ने टॉम का शाना झिझोड़ते हुए कहा, आखिर ये कैसी दिवांगी है, कोई बिल्ली बन जाता है और कोई कुत्ता। सीधे सफारत खाने की तरफ निकल चलो, मैं तो अब यहाँ 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक सकता, टॉम ने हाँफते हुए कहा, और दोनों ने कंपाउंड के फाटक की तरफ दौड़ लगा दी। हार्पर के चेहरे पर पसीने की बूंदें फूट आई थी। रिसीवर क्रैडल पर रखकर वो आराम कुर्सी की पुष्टगाह से टिक गया। उसकी आंखें छत से लगी हुई थी और सीना किसी लोहार की धोखने की तरह फूल पिचक रहा था। थोड़ी देर बाद उसने जेब से रुमाल निकाला और चेहरे का पसीना खुश्क करने लगा। दफातन फोन की घंटी फिर बजी और उसने किसी कदर हिचकिचाहट के साथ रिसीवर उठा लिया। हेलो। उसे खुद अपनी आवाज बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई। उम्मीद है कि अब तुम दोबारा बातचीत करने के काबिल हो गए होगे। दूसरी तरफ से थ्रेसिया की आवाज सुनाई दी। तुम आखिर साफ साफ गुफ्तगू क्यों नहीं करती? हार्पर ने कहा। फिलहाल इतना ही काफी है। एतराफ करो कि तुम्हें अपनी पोजीशन का एहसास हो गया है। थ्रेसिया बोली। हाँ, मैं समझता हूँ कि अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी, हार्पर बोला। क्या मुझे अपनी मालूमात से फायदा ना उठाना चाहिए? यकीन करो कि मैं तुम्हारी और वाशलोफ की गुफ्तगू का टेप भी मेरे पास मौजूद है। गुफ्तगू में उस फाइल का जिक्र भी आया था जिसकी एक अहम दस्तावेज की फोटोकॉपियां तुमने उसके हवाले की थी। तुम डबल एजेंट हो और अब भी अपने मुल्क के राज आहिनी पर्दे के पीछे पहुंचाते रहे हो। हेलो, क्या तुम सो गए? नहीं, मैं सुन रहा हूँ और फिर पूछता हूँ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, हार्पर बोला। फिलहाल तुम्हें अपने हेडक्वार्टर को ये इत्तला देनी है कि इमरान मुखालिफ कैंप की हत्ते चढ़ गया है, थ्रेसिया ने कहा। मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, हार्पर बोला। मैं तुमसे इसका सबूत नहीं मांग रही, थ्रेसिया बोली। लेकिन हेडक्वार्टर तो मांगेगा, हार्पर बोला। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मैं तो तुम्हें बता रही हूँ कि इस सिलसिले में तुम्हारी रिपोर्ट क्या होगी। वो रिपोर्ट नहीं बल्कि महज एक नुक्ता नजर होगा जिसे मैं दलाइल के जरिए इस्तेहकाम नहीं दे सकूंगा, हार्पर बोला। यही सही, लेकिन दलाइल के बगैर मेरा ये नुक्ता नजर काबिल कबूल ना होगा, हार्पर बोला। ये तुम्हारा अपना दर्द-सर है, थ्रेसिया ने कहा। अच्छी बात है, मैं देखूंगा, हार्पर फिर भराई हुई आवाज में बोला। वैसे मेरा ख्याल है कि वो तुम्हारे हत्थे चढ़ गया है। लेकिन इस रिमार्क का जवाब सुनने की बजाय राब्ता मुनक़ता हो जाने की आवाज आई। वो कई सेकंड तक रिसीवर कान से लगाए बेहस और हरकत बैठा रहा। ये नई इफ्ताद उस पर आ पड़ी थी। अगर इसका राज तश्ते अज़बाम हो जाता तो जिंदगी के लाले पड़ जाते। इससे माजी में एक जबरदस्त गलती सरजद हुई थी जिसका खुमियाजा उसे उस वक्त भुगतना पड़ रहा था। जिन दिनों का हवाला थ्रेसिया ने दिया था वो फ्रांस में अपने मुल्क के लिए काम कर रहा था। मुखालिफ कैंप के एजेंट वाशलोफ से वही मुलाकात हुई थी और वो नहीं जानता था कि वो मुखालिफ कैंप का एजेंट है। हार्पर को जुए की लत भी थी। एक बार वो बहुत बड़ी रकम हार गया जिसमें वो रकम भी शामिल थी जो सरकारी तौर पर उसकी तहवील में रहती थी और किसी वक्त भी इसका काम पड़ सकता था। दरअसल फ्रांस में उसे उसकी हैसियत अपने महकमे के खजानची की सी थी और उसके जिम्मे ये काम था कि वो यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में मुतय्यना एजेंटों की माली जरूरियात पूरी करता रहे। इस दुश्वारी से उसे वाशलोफ ने निकाला था, लेकिन इसके लिए हार्पर को भारी कीमत अदा करनी पड़ी थी। उसे अपने मुल्क का एक राज वाशलोफ के हवाले करना पड़ा था और फिर तो ये सिलसिला चल ही निकला था और इसकी हैसियत डबल एजेंट की सी होकर रह गई थी। अगर किसी तरह ये राज अफशा हो जाता तो हार्पर को जहन्नम रसीद हो जाने से कोई भी ना बचा सकता। लेकिन उसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि जीरोलैंड वाली तंजीम के जासूसों ने भी उस पर नजर रखी हुई थी और इस हद तक गए थे कि उसके और वाशलोफ के दरमियान होने वाली सौदाकारी को भी
रिकॉर्ड कर लिया गया था, तो गोया अब वो ट्रिपल एजेंट बनकर रह जाएगा। वो सोचता रहा और हाँफता रहा। जिंदगी में पहली बार उसने इतनी बेबसी महसूस की थी। जहन में ये कैफियत थी कि अपने गिरदोपेश से बिल्कुल लाताल्लुक था। ये भी याद नहीं रहा था कि अपने मातहतों से रवानगी के लिए तैयारी करने को कह चुका है और खुद उसे भी इस सिलसिले में कुछ करना है। दफतन फोन की घंटी फिर बजी और वो उछलकर खड़ा हो गया। इस बार भी थ्रेसिया ही की आवाज़ सुनकर चकरा कर रह गया। वो कह रही थी, तुम शायद समझ रहे हो कि मैं तुम्हें ब्लफ कर रही हूँ। सुनो, इस गुफ्तगू की टेप जो तुम्हारे और वार्शिलोव के दरमियान हुई थी। हार्पर सुनता रहा। उसके जिस्म पर ठंडे पसीने की लकीरें रेंगती रहीं। गुफ्तगू का एक एक लफ्ज रिकॉर्ड किया गया था, जिसके इख्तिताम पर थ्रेसिया की आवाज़ आई। क्या ख्याल है, पूरी तरह मेरी गिरफ्त में हो या नहीं? हाँ हाँ हाँ, दफतन वो झिलाकर चीखा और मजीद कुछ सुने बगैर रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। जरा देर को ऐसा महसूस हुआ था जैसे हवा से खमसा जवाब ही दे गए हों। फिर बुरी तरह चौंका। उसे याद आ गया था कि रवानगी के लिए तैयार होना था। फिर थ्रेसिया ने उसे उसकी एक कमजोरी से आगाह कर दिया था, लेकिन कुछ करने को नहीं कहा था। उसने कमरे से निकलकर टोनी और टॉम को आवाजें दी, लेकिन जवाब ना पाकर झिंझिला गया। फिर वो उन्हें सारी इमारत में तलाश करता फिरा। कहाँ चले गए मरदूद? वो मुट्ठियां भेजकर बोला। आखिर वो गए कहाँ? वो सोचता हुआ चिल्लाता रहा। उन्हें इसकी जुर्रत क्यों कर हुई? उसने उन्हें इमारत ही तक महदूद रहने को कहा था। कहीं कंपाउंड में ना हो, उसने सोचा और सदर दरवाजा खोलकर बैरूनी बरामदे में आया। यहाँ भी सन्नाटा था। उसने फिर उन्हें आवाजें दी, लेकिन कोई नतीजा बरामद ना हुआ। गुस्से में भरा हुआ अंदर वापस आ गया। अगर वो दोनों इस वक्त सामने पड़ जाते तो उनकी खैर नहीं थी। अंदर आकर बैठा ही था कि अचानक बहुत से कदमों की आवाज सुनाई दी और वो चौंक पड़ा। फिर उठ ही रहा था कि आने वाले सिटिंग रूम में दाखिल हुए। ये सफारत खाने के 4 जिम्मेदार अफराद थे और उनके साथ टॉम और टोनी भी थे। दरवाजे के करीब रुककर वो उसे ऐसी नजरों से देखने लगे कि हार्पर नर्वस हो गया और फौरी तौर पर ख्याल आया कि कहीं टॉम और टोनी ने फोन पर थ्रेसिया से इसकी गुफ्तगू सुन तो नहीं ली। ये तो सीधा खड़ा है, सफारत खाने का आदमी बोला। क्या बात है? हार्पर भराई हुई आवाज में बोला। इस तरह क्यों देख रहे हो? और तुम दोनों कहाँ चले गए थे, जबकि मैंने तुम्हें इमारत ही तक तो महदूद रहने को कहा था? बोल भी ठीक ही रहा है, सफारत खाने ही के एक आदमी ने दूसरे की तरफ देखकर कहा। टॉम और टोनी खामोश रहे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? हार्पर भिन्नाकर बोला। तुम्हारे आदमियों ने इत्तला दी थी कि तुम भौंकने लगे हो, सफारत खाने के एक आदमी ने जवाब दिया। क्यों? ये क्या बकवास थी? हार्पर टोनी और टॉम की तरफ देखकर गुर्राया। हमने सुना था चीफ, दोनों ने सुना था, वरना इसे समाज का धोखा भी समझा जा सकता था। तुम अपने कमरे में थे और हम अपने तैयार होने की इत्तला देने गए थे। शायद इस वक्त तुम दोनों ही के दिमाग उलट गए होंगे, हार्पर ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा और सफारत खाने वालों से बोला। मुझे अफसोस है कि इन दोनों की एक हिमाकत की बिना पर तुम्हें जहमत उठानी पड़ी। कोई बात नहीं, तुम लोगों की रवानगी का वक्त भी हो रहा है। क्या तुम तैयार हो? हाँ, हार्पर ने कहा और अपने माथेतों को घूरने लगा। हम अपनी तैयारी की इत्तला। शट अप, हार्पर ने टोनी का जुमला पूरा ना होने दिया और वो बुरा सा मुंह बनाकर रह गया। थोड़ी देर बाद सफारत खाने की लंबी सी गाड़ी में बैठकर वो एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।